अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो हम आज लेक्चर 11 है आई थिंक, इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने चैप्टर 5 जो है इसको शुरू करना है। सो चैप्टर 5 में बेसिकली ये सीपीयू स्केजुलिंग है। इसमें क्या अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और उनमें से आपने एग्जीक्यूट करना है तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, तो ये चीज़ जो है हमने डिस्कस करनी है। इसमें कुछ एल्गोरिदम्स हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो आउटलाइन है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि सीपीयू बर्स्ट क्या होता है, आईओ बर्स्ट क्या होता है, उसके अलावा स्केजुलिंग क्राइटेरिया क्या है, जिस क्राइटेरिया के तहत आप जो है वो स्केजुलिंग कर रहे हैं, और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी एल्गोरिदम है। बेसिकली ये दो चीज़ें जो है ये आपस में कनेक्टेड हैं। किस तरह से कनेक्टेड है कि जो एक एल्गोरिदम जो है वो किसी एक क्राइटेरिया के लिए होगी, कोई एक जो है वो एवरेज वेटिंग टाइम जो है उसको ऑप्टिमाइज कर रहा होगा, कोई टर्न अराउंड टाइम को ऑप्टिमाइज कर रहा होगा। तो इस तरह की चीजें हैं, इनको डिटेल में हम देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनको आप देख सकते हैं, क्या क्या चीजें लिखी, मोर और लेस वही ये आउटलाइन के साथ ही रिलेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ, कि जो हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन है उसको हमने मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा गोल होता है। किसी भी जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है उसका गोल ये होता है कि उसने जो आपका सीपीयू है उसको मैक्सिमम टाइम तक बिजी रखना है। तो जब भी एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसमें दो दो तरह की चीजें होती हैं। या तो उसमें सीपीयू को वो यूज कर रहा होता है, या आईओ डिवाइसेस को यूज कर रहा होता है, या वेट कर रहा होता है। तो इन दोनों को जो है वो डिवाइड करते हैं कि जिस वक्त वो सीपीयू जो है उसको यूज कर रहा है उस टाइम को हम कहते हैं कि ये सीपीयू बर्स्ट है। और जिस वक्त वो आईओ के लिए वेट कर रहा है, या आईओ को प्रोसेस कर रहा है, या आईओ के बाद किसी क्यू के अंदर वेट कर रहा है, तो उसको आईओ बर्स्ट जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पे ये असेंबली लैंग्वेज टाइप इंस्ट्रक्शन है। लोड स्टोर जो है ये भी आपके पास सीपीयू की इंस्ट्रक्शन है। ऐड जो है ये भी सीपीयू की इंस्ट्रक्शन है। लेकिन जब आप रीड फ्रॉम फाइल करते हैं तो ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये आपको आईओ की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि आपने आईओ डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद स्टोर जो है ये भी आपकी सीपीयू की इंस्ट्रक्शन है। याद रखिएगा कि लोड और स्टोर जो है ये आईओ के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, बल्कि ये आपकी मेन मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करती है। इसलिए आप लोड या स्टोर को आईओ के अंदर जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। इंडेक्स जो है ये भी कोई इंस्ट्रक्शन है सीपीयू की, इसके ऊपर है। फाइनली जब आप आईओ के ऊपर राइट करते हैं तो फिर आपका यहाँ पे जो है वो सीपीयू बस खत्म हो जाता है और आपका दोबारा जो है वो आईओ बस जो है शुरू हो जाता है। इसी तरह से आप इन दो को भी देख सकते हैं कि लोड स्टोर जो है ये सीपीयू है, उसके बाद ऐड जो है ये भी सीपीयू की इंस्ट्रक्शन है। और जब आप रीड फ्रॉम फाइल करते हैं तो दोबारा आप आईओ बस के अंदर जो वो शामिल हो जाते हैं। अच्छा, ये एक ग्राफ है, इसमें दिखाया गया है कि जो प्रोसेसेस हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट बर्स्ट होती हैं और स्मॉल नंबर ऑफ लॉन्ग बर्स्ट होती हैं। अगर हम सीपीयू बर्स्ट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ज्यादातर प्रोसेस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टाइम सीपीयू का लेते हैं, और कम प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो कि काफी ज्यादा टाइम सीपीयू का कंज्यूम करते हैं। अब ये अगर आप ग्राफ को देखें तो यहाँ पे है सीपीयू बस की जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे इस लाइन पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर हम इसको टाइम कर दें, लाइक सीपीयू बस 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है। तो यहाँ पे भी अगर हम 1, 2, 3 और सो ऑन जो है ऊपर की तरफ इंक्रीज कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मिली सेकंड के जो सीपीयू बर्स्ट वाले प्रोसेस थे वो 2 थे, 2 मिली सेकंड वाले जो है वो उससे ज्यादा थे, 3 वाले उससे ज्यादा थे, और यहाँ तक जो है वो आपके ज्यादातर जो प्रोसेसेस हैं वो 3 मिली सेकंड या उससे कम सीपीयू बर्स्ट के हैं। उससे जो लंबे प्रोसेस हैं वो कम है। अब कितने हैं, इनका रेशो क्या है, इसको अगर आपने देखना हो तो आप कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। लाइक ये वाला जो एरिया है जिसको मैं ये
हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ये वो एरिया है जिसके सीपीयू बर्स्ट जो है वो कम है और उसके नंबर ऑफ प्रोसेस। और ये वाला एरिया जो लाइन के नीचे है यहाँ से शुरू होते हुए, ये वो एरिया है जिसमें सीपीयू बर्स्ट जो है वो ज्यादा है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप एरिया अंडर द कर्व से कंपेयर कर सकते हैं कि जितना एरिया ये है और जितना एरिया ये है, ये इन दोनों का रेशो है। ठीक है, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए किया है कि इस तरह के जब ग्राफ्स आपके पास आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ्स जो है इनको इंटरप्रेट कैसे करना है। उसके बाद है सीपीयू स्केजुलर। इसका काम क्या होता है कि ये जो प्रोसेस जो है जो रेडी क्यू के अंदर वेट कर रहे हैं आपके पास, उनको एलोकेट करना है सीपीयू। ठीक है, किसी एक कोर के ऊपर जो है उनको एलोकेशन कर देनी ताकि वो अपनी जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है उसको रिज्यूम कर सकें या स्टार्ट कर सकें। क्यू जो है उनका ऑर्डरिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है, ये इसको भी हमने आगे जाके स्टडी करना है कि क्यू जो है वो किस तरह से ऑर्डर हो सकता है। उसके बाद जो सीपीयू स्केजुलिंग डिसीजन है वो इन 4 सूरतों में जो है वो आपको करने पड़ सकते हैं। पहली सूरत क्या है कि एक प्रोसेस जो है वो स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। ठीक है, यानी वो रनिंग स्टेट में था, वेटिंग स्टेट में चला गया, किस वजह से चला गया? आईओ की वजह से चला गया या किसी इवेंट की वजह से चला गया। तो तब आपको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट आपने कौन सा जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट कर। दूसरा ये है कि स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट। अब आप ये देखें कि एक प्रोसेस रन कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था, उससे दोबारा वो रेडी क्यू के अंदर चला गया। क्यों चला गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यूजुअली ये होती है कि जब आपके पास आप राउंड रॉबिन करते हैं, राउंड रॉबिन को आगे जाके पढ़ते हैं, उसमें मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि आप हर एक प्रोसेस जो है उसको थोड़ा सा टाइम चंक देते हैं, यानी 3 मिली सेकेंड है, 4 मिली सेकेंड है, 10 मिली सेकेंड है, 100 मिली सेकेंड है। तो फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस था, वो एग्जीक्यूट कर रहा था, उसका टाइम क्वांटम पूरा हो गया, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो क्या करेगा कि वो रनिंग स्टेट से दोबारा रेडी स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि उसको आईओ तो अभी नहीं चाहिए। तो वो आईओ के लिए वेट नहीं कर रहा, वो सीपीयू के लिए वेट कर रहा है। तो सीपीयू के लिए जब आप वेट करते हैं तो आप रेडी स्टेट में जाते हैं। उसके बाद ये है कि एक प्रोसेस है दैट स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी, यानी वो आईओ के लिए वेट कर रहा था, आईओ उसका कंप्लीट हो गया, तो वो आईओ के क्यू से निकल के दोबारा रेडी क्यू में आ गया। ठीक है, तो उसमें भी आपके पास एक डिसीजन हो सकता है कि जब जब ये रेडी क्यू में आया है तो क्या सीपीयू इस प्रोसेस को देना है या किसी और प्रोसेस को देना है। तो ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो है वो जो एल्गोरिदम है वो कौन सी आप यूज कर। फाइनली जब आपका एक प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट करता है तो उसका मतलब ये है कि आपका सीपीयू जो है वो फ्री हो गया है और आपने एक नए प्रोसेस को जो है वो सीपीयू एलोकेट करना है। तो यहाँ पे भी आपको जो है स्केजुलिंग डिसीजन करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको ज़हन में रखें और ये नीचे वाली 2 स्टेटमेंट जो है इनको पढ़ते हैं कि फॉर सिचुएशन 1 एंड 4 देयर इज नो चॉइस इन टर्म्स ऑफ स्केजुलिंग। ठीक है, a new process must be selected for execution, यानी पहली और चौथे के केस में आपको एक नया प्रोसेस जो है उसको चूज करना है एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं। पर सिचुएशंस 2 एंड 3 however there is a choice। दो और 3 में क्या चॉइस है, इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं कि जब स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, एक प्रोसेस है वो रनिंग टू रेडी स्टेट में आ गया, तब भी आपने एक नया प्रोसेस जो है उसको सीपीयू एलोकेट करना है, लेकिन किसको करना है और किस क्राइटेरिया के तहत करना है, ये डिसीजन जो है वो आप कर सकते हैं। क्या वो उसको प्रायोरिटी के मुताबिक देना है, ये डिसीजन आप कर सकते हैं। इसी तरह जब आप वेटिंग से रेडी में जाते हैं तो एक प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप रेडी क्यू के अंदर दाखिल हो गए, जो करंट प्रोसेस था जो वेटिंग से रेडी में गया वो रेडी क्यू में चला गया, लेकिन उस वक्त सीपीयू है वो आइडल नहीं है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो स्केजुलिंग डिसीजन जो है वहां पे ये भी हो सकता है कि जो करंट प्रोसेस है उसको टर्मिनेट, उसको जो उससे सीपीयू लेके इस प्रोसेस को दे दिया जाए। वो किस सूरत में हो सकता है उसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब
प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग कैन रिजल्ट इन रेस कंडीशन। अच्छा, इसका टाइटल देख लेते हैं, प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग और रेस कंडीशन। मेरा ख्याल है कि हम 2 स्लाइड्स आगे आ गए। हाँ, यहाँ पे हमने बेसिकली आना था कि प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि व्हेन स्केजुलिंग टेक्स प्लेस ओनली अंडर सर्कमस्टांस 1 and 4 द स्केजुलिंग स्कीम इज नॉन प्रीएम्प्टिव। वापस जाते हैं। अच्छा, वो ये कह रहा है कि अगर आपकी जो स्केजुलिंग है वो सिर्फ इन 2 सिनेरियोज में हो रही है, तो आपकी जो स्केजुलिंग स्कीम है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। मतलब अगर आपके पास एक प्रोसेस है दैट्स व्हिच इज फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, इस सूरत में ये है कि आपका प्रोसेस जो है वो उसको प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, उसको सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं कर पाता क्योंकि उसे आईओ डिवाइस चाहिए। तो आपके ऊपर जो आपकी जो एल्गोरिथम है उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो नया प्रोसेस जो है वो ला के दे। इसी तरह जो फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ केस है, उसमें आपका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेट कर रहा है, उसका मतलब ये है कि वो खत्म हो गया, वो फिनिश हो गया, वो कंप्लीट हो गया। अब आपने सीपीयू को एक नया प्रोसेस देना है, तो आप अगर इन 2 जगह पे सिर्फ स्केजुलिंग डिसीजन कर रहे हैं, तो आप नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग कर रहे हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक प्रोसेस जो है उसको सीपीयू एलोकेट हो चुका है, तो उससे आप वापस नहीं ले सकते अनटिल और अनलेस के वो टर्मिनेट करे या वो किसी आईओ के लिए रिक्वेस्ट करे। ठीक है, ये चीज जो है, ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग है उसमें जब आप एक प्रोसेस जो है उसको सीपीयू एलोकेट कर देते हैं, आप उससे वापस नहीं लेते जब तक कि या वो टर्मिनेट ना कर जाए या वो किसी आईओ के लिए रिक्वेस्ट ना करे। सिर्फ इन 2 सूरतों में आप उससे सीपीयू वापस लेते हैं, अदरवाइज आप उसके लिए वेट करते हैं कि ये अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर। तो नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग क्या, जो प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग होगी वो ये होगी कि आप जो है वो किसी दूसरे सिनेरियो में भी करें, लाइक आप केस 2 और 3 जो है उसमें भी आप जो है वो स्केजुलिंग का डिसीजन कर सकें। वो किस तरह कर सकेंगे? वो इस तरह कर सकेंगे कि 2 और 3 में हमने देखा है कि आप रनिंग से रेडी में जा रहे हैं, ठीक है, या वेटिंग से रेडी में जा रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आप ये कर सकते हैं कि जो करंट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे सीपीयू वापस ले लें, ठीक है, विदाउट टर्मिनेटिंग, विदाउट एनी रिक्वेस्ट ऑफ आईओ, उससे आप सीपीयू वापस ले लें और किसी और प्रोसेस को दे दें। तो ये वाली जो स्केजुलिंग है ये प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग। ये चीज वही है जो हमने डिस्कस कर ली है। इस पॉइंट को देख लेते हैं नीचे वाला कि वर्चुअली ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग जो है वो यूज करते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि मेमोरी शेड्यूल होता है बेसिक। क्वेश्चन दोबारा बेटा बताएं, आवाज कम आई है आपकी। सर ये जो प्रीमेटिव ना शेड्यूलिंग है, ये बेसिक होता क्या है? प्रीएम्प्टिव में कह रहा हूँ। हाँ जी। सर ये बेसिक क्या है? इसकी बेसिक बेटा यही है कि आपके पास एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको अभी ना आईओ की जरूरत है ना वो टर्मिनेट हुआ है, और अगर उस सूरत में आप उससे सीपीयू वापस ले लें तो उसको आप कहते हैं कि आपने उसको प्रीएम्प्ट किया है, आपने उसको दरमियान में से रोक दिया है। ठीक है, जी सर। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब ये करते क्यों है? ये करते इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, आगे जाके हम जब एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देख लेंगे कि इसकी रीजंस वहां पे भी कुछ ना कुछ डिस्कस होंगी। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 प्रोसेसेस हैं, लाइक आपके पास ये प्रोसेस है, उसका रनिंग टाइम इतना है, ये प्रोसेस है, उसका रनिंग टाइम इतना है, तीसरा प्रोसेस उसका रनिंग टाइम इतना है। लाइक इसका पहले वाला जो है ये 100 मिली सेकेंड लेता है, ये वाला जो है 1 मिली सेकेंड लेता है, ये वाला भी 1 मिली सेकेंड लेता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इस प्रोसेस को सीपीयू जो है वो एलोकेट कर दिया है, ठीक है, और आप नॉन प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को कहीं भी आईओ नहीं चाहिए, इसको सिर्फ सीपीयू का टाइम ही चाहिए, तो अगर हम इसको प्रीएम्प्ट नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हम इसको 100 मिली सेकेंड जो है वो इकट्ठे दे रहे हैं। ठीक है,
जब 100 मिली सेकेंड इसको इकट्ठे दे रहे हैं तो ये दो जो प्रोसेसेस हैं जिनको सिर्फ 1-1 मिली सेकेंड चाहिए, वो वेट कर रहे हैं, उनका वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा 100 मिली सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं इनको मैनेज करने के लिए आप प्रीएम्प्ट करते हैं, आप उनसे जो है कंट्रोल सीपीयू का छीन लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम्स क्या है, वो क्राइटेरिया क्या है, उसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ये समझ आ गई है आपको कि प्रीएम्प्शन करनी क्यों पड़ती है? जी सर, आ गई। ठीक, अच्छा, यहाँ पे अब ये लिखा हुआ है कि प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग जो है वो रेस कंडीशन हो सकती हैं व्हेन डाटा आर शेयर्ड अमंग सेवरल प्रोसेसेस। रेस कंडीशन मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम भी, जब हम प्रोसेस के किसी चैप्टर में, शायद थर्ड को डिस्कस कर रहे थे। तो हाँ, थर्ड में ही हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है उसको डिस्कस किया। तो उसमें हमने रेस कंडीशन को देखा था कि जब दो प्रोसेस जो है वो एक ही वेरिएबल को एट द सेम टाइम जो है वो अपडेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आपकी रेस कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। याद है सब लोगों को या नहीं याद? सर याद है। ठीक है, रेस कंडीशन में यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास इंट एक्स है। अब प्रोसेस ए है, वो भी ये कह रहा है कि इंट एक्स की वैल्यू मैंने करनी है 10। प्रोसेस बी जो है एक्स की इनिशियल वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 5 है, और इसको 10 करने की बजाय हम ये कह देते हैं कि एक्स को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक्स प्लस प्लस। ठीक है, और एक यहाँ पे इसको मैं P1 कह देता हूँ, इसको मैं P2 कह देता हूँ। अब अज्यूम करते हैं कि ये एक्स जो है ये दोनों प्रोसेस के दरमियान शेयर्ड है, और P जो है प्रोसेस 2 ये कहीं पे जाके करता है एक्स माइनस माइनस। ठीक है, अब जब हम प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग करेंगे तो उससे होगा क्या है कि ये चांस बन जाएगा कि P1 अभी एग्जीक्यूट कर रहा था और उसकी ये वाली स्टेटमेंट पूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, तो कि उससे हमने सीपीयू का कंट्रोल ले लिया और हमने प्रोसेस 2 जो है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो ये वाला जो x की वैल्यू यहाँ पे थी वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में थी, इसने वही वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू x की पकड़ी और उसको माइनस माइनस कर दिया। तो कॉन्सिक्वेंटली होगा क्या कि आपकी जो x की फाइनल वैल्यू होगी वो कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं होगी। इसको आप कहते हैं कि ये आपके पास रेस कंडीशन हो गई है ऑन वेरिएबल x। तो इस तरह के सिनेरियोज जो है वो आ सकते हैं जब आप प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग करते हैं। इसकी डिटेल जो है वो चैप्टर 6 में हम देखते हैं, जहाँ पे हम सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज जो है उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक मॉड्यूल है, एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है जिसको आप डिस्पैचर कहते हैं, डिस्पैचर या डिस्पैचर मॉड्यूल। अब ये करता है क्या है, इट गिव्स द कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द स्केजुलर। यानी स्केजुलिंग एल्गोरिथम है, उसने सिलेक्ट कर दिया कि ये वाला जो सीपीयू, ये वाला जो प्रोसेस है इसको नेक्स्ट सीपीयू मिलना है। तो डिस्पैचर ने उस प्रोसेस को लेना है और उसको सीपीयू एलोकेट कर देना है। अब ये एलोकेट करने के दरमियान कुछ काम होते हैं। उससे पहले वाला जो प्रोसेस है उससे आपने सीपीयू वापस लेना है, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेव करना है। जो नया प्रोसेस जिसको सीपीयू देना है उसका कॉन्टेक्स्ट लोड करना है और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आप यहाँ अगर इस डायग्राम से देखें कि क्या हो रहा है, डिस्पैचर क्या करता है कि पी नॉट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा था। आपके स्केजुलर ने डिसाइड किया कि मुझे अब P1 जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो वो क्या करेगा कि इसकी जो P0 की स्टेट है जिसमें इसके रजिस्टर की वैल्यू होंगी, इसमें इसका प्रोग्राम काउंटर होगा और इसके जो दूसरे वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे जो है उसको प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में सेव करेगा। और जो प्रोसेस जिसको लोड करना है उसके पीसीबी को लोड कर लेगा, उसके जो स्टेट है उसको लोड कर लेगा पीसीबी से, उसके रजिस्टर की वैल्यूज और बाकी जो उसका प्रोग्राम स्टैक है, इस तरह की चीजें सारी की सारी लोड हो। उसके बाद ये आपका जो P1 है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अब ये वाला जो सारा काम है, ये जो लाइन लगी हुई है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई यूजफुल काम नहीं हो रहा। यानी इस टाइम में ना P0 एग्जीक्यूट हो रहा है ना P1 एग्जीक्यूट हो रहा है। ये दोनों के दरमियान जो स्विच करने का टाइम है ये ओवरहेड है। ठीक है, ये टाइम आपका सीपीयू का वेस्ट हो रहा है। तो इस टाइम को आप कहते हैं कि ये डिस्पैच लेटेंसी है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि डिस्पैच लेटेंसी जो है वो क्या चीज होती है।
उसके बाद स्केजुलिंग क्राइटेरिया की हमने बात की थी कि क्या क्राइटेरिया है, आपके पास क्या रहनुमा असूल हैं जिनके तहत आप जो है वो सीपीयू स्केजुलिंग करेंगे, जिनके तहत आप जो नए प्रोसेस हैं उनको सीपीयू एलोकेट करेंगे। तो सबसे पहले एक तो ये है कि आपने सीपीयू को बिजी रखना है जितना पॉसिबल हो, वो आइडल स्टेट में ना रहे, क्योंकि आपका सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्स जो है वो सीपीयू होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिजी रखा जाए। उसके बाद है थ्रूपुट। थ्रूपुट को किस तरह से डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, लाइक आप कहेंगे जी कि आपके 10 प्रोसेस पर मिनट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो आपकी जो थ्रूपुट इस तरह से होगी। आप इसको पर मिनट भी कर सकते हैं, यूनिट टाइम पर सेकंड भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, पर मिली सेकंड भी हो सकता है। उसके बाद है टर्न अराउंड टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। यानी एक प्रोसेस आपके पास आ गया है, तो उसको एग्जीक्यूट करने में कितना वक्त लगा है, यानी उसके स्टार्ट होने और उसके फिनिश होने के दरमियान कितना टाइम है, इस चीज को आप टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। उसके बाद है वेटिंग टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। ठीक है, यानी एक प्रोसेस क्रिएट होकर रेडी स्टेट में आ गया है, रेडी क्यू में वेट कर रहा है, तो रेडी क्यू में उसने कितना वेट किया, इसको कहते हैं कि आपका वेटिंग टाइम। उसके बाद फाइनली है आपका रिस्पांस टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पांस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी आपने प्रोसेस जो है उसको सबमिट किया है फॉर एग्जीक्यूशन, और उसका जो पहला रिस्पांस है वो कब आया, इन दोनों के दरमियान जो टाइम होता है इसको आप रिस्पांस टाइम कहते हैं, और ये यूजर से पर्टेन करता है कि यूजर का क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, जिस तरह आप वेबसाइट्स जो है उनको सर्फ करते हैं, तो आप कहते हैं जी रिस्पांस टाइम बहुत स्लो है, तो उसका मतलब ये है कि आपका वेब पेज जो है वो बहुत स्लो लोड हो रहा है। ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया में यही चीजें हैं कि जो जो क्राइटेरिया आपने पढ़ा था उनको या मैक्सिमाइज करें या मिनिमाइज करें। यानी सीपीयू यूटिलाइजेशन है तो उसको मैक्सिमाइज करना है, थ्रूपुट को भी मैक्सिमाइज करना है, टर्न अराउंड टाइम को मिनिमाइज करना है, वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करना है, रिस्पांस टाइम जो है उसको मिनिमाइज करना है। उसके बाद सबसे पहली एल्गोरिदम हम देखते हैं। सबसे पहली जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है उसको उसको कहते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, इसको फीफो भी कह सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि आपके पास जो प्रोसेसेस हैं वो एक क्यू के अंदर लग जाते हैं। क्यू के हेड से जो प्रोसेस होता है उसको आप निकालते हैं, उसको सर्व करना शुरू कर देते हैं। जब वो खत्म हो जाता है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस को निकालते हैं, उसको सर्व करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट को निकालते हैं जब तक कि आपके पास प्रोसेस जो है वो अवेलेबल है, आप यही काम करते रहते हैं, नहीं तो आप आइडल रहता है आपका सीपीयू। तो हम अज्यूम करते हैं कि प्रोसेस जो है वो इसी ऑर्डर में आए हैं कि सबसे पहले P1 आया, सबसे उसके बाद P2 आया, उसके बाद P3 आया। P1 जो है उसको 24 जो है वो सीपीयू टाइम चाहिए, इसको 24 मिली सेकेंड कह लें या क्लॉक साइकिल्स कह लें, कुछ भी आप यूनिट लगा सकते हैं। जो आपका P2 है उसको 3 साइकिल्स चाहिए, P3 को भी 3 साइकिल्स चाहिए। अब चूंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, तो 0 से लेकर 24 तक आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं दरमियान में आईओ नहीं आएगी, यानी आईओ डिवाइस आईओ की रिक्वेस्ट नहीं आएगी, इसलिए सीपीयू इसको जो है वो इन इंटायरिटी या टोटलिटी जो है वो एग्जीक्यूट कर सके। जब ये खत्म हो जाएगा 24 के ऊपर, तो आपका नेक्स्ट आ जाएगा विच इज P2। वो 24 से शुरू होकर 27 पे खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट जो है 27 से शुरू होगा और 30 पे खत्म। अब यहाँ पे हम जो है वो इनके एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि P1 को कितना वेट करना पड़ा। वो 0 पे आया, 0 पे उसे सीपीयू मिल गया, उसे कोई वेट नहीं करना पड़ा। आपका जो P2 था वो भी 0 पे आया, उसको 24 साइकिल पे ऊपर जाके जो है वो सीपीयू मिला, तो उसको आप कहते हैं कि ये इसका जो वेटिंग टाइम है वो 24। इसी तरह P3 जो है उसको 27 पे जाके सीपीयू मिला और उसका अराइवल क्या था, तीनों का अराइवल हम समझ रहे हैं कि इकट्ठा है 0 सेकंड पे आ गए थे या 0 साइकिल पे आ गए थे, तो इसको 27 साइकिल्स जो वेट करना पड़ा। तो आप इन सबको सम करते हैं, P1 का वेटिंग टाइम 0 था, P1 सॉरी और P2 का 24 था और P3 जो है इसका 27 था।
इन तीनों को सम किया, 3 पे डिवाइड किया, तो आपका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो 17 साइकिल्स जो है वो निकला। उसी को कंटिन्यू करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही है, लेकिन अब यहाँ पे आपको कहता है जी कि सपोज करें कि आपके जो प्रोसेसेस हैं वो इस ऑर्डर में आए तो इकट्ठे ही हैं लेकिन इस ऑर्डर में आए। सबसे पहले P2 आया, P3 आया और P1 आया। P2 जो है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, 0 से 3 वो गया, 3 से 6 P3 गया और 6 से लेकर 30 तक P1 गया। अब वेटिंग टाइम इनका आप कैलकुलेट करेंगे तो P2 का वेटिंग टाइम जो है वो 0 होगा, P3 का 3 होगा और P1 का 6 होगा। ठीक है, यानी 6 + 3 9 डिवाइडेड बाय 3 साइकिल्स जो है वो आपका वेटिंग टाइम। इससे आपको जो है वो फर्क पता चल जाएगा कि अगर आपका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो रहा है तो ऑर्डर डिफरेंट होने से आपका वेटिंग टाइम किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी अगर आपके पास पहले छोटी जॉब्स आ रही हैं तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कम होगा, अगर आपके पास पहले बड़ी बड़ी जॉब्स आ रही हैं तो आपका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो शूट कर जाएगा। ठीक है, जिस तरह पिछले सिनेरियो में था कि वो 17 साइकिल्स था। ठीक है, तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेट किया जाए ऐसी एल्गोरिथम्स के लिए कि जो